नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक उपन्यास का कुछ थोड़ा सा अंश आपको सुनाने वाले हैं। और उपन्यास तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसको शॉर्ट फॉर्म में आपको सुनाएंगे और मतलब समझा देंगे कि पूरी कहानी का सार क्या था। आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, एक बेल बटन आता है उसे हिट अवश्य करें। हमारे पिछले वीडियोस में एक दो सब्सक्राइबर ने मुझे अप्रिशिएट किया, उन्होंने कमेंट करके लिखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो देखें और समझें और दूसरों को भी बताएं, शेयर करें सबके साथ। आप सबके ही सहयोग से मेरा काम चलेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ूंगी और आपको सुनाऊंगी, यही मेरा उद्देश्य है। और इसके अलावा आपसे हमारी कोई इच्छा नहीं है और सिर्फ आप देखें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यही बहुत बड़ी मदद है आपकी हमारे लिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पंचतंत्र प्रेमचंद का जो उपन्यास है गबन, हिंदी साहित्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह है उपन्यास, लेकिन थोड़े से शब्दों में मैं इसे समझाने का प्रयास करती हूँ। यह भारतीय समाज के नैतिक पतन, पारिवारिक रिश्ते और आर्थिक असमानता को गहराई से उकेरता है। हालांकि गबन प्रेमचंद का उपन्यास है, कहानी स्वरूप में इसे समझाना और विश्लेषण करना भी बहुत बड़ी बात है। वो उसी का प्रयास है, उसी फॉर्म में मैंने इसे खोज कर निकाला है। इसका विवरण देख लेते हैं। लेखक का परिचय है। पहले मुंशी प्रेमचंद हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1936 में हुई थी। और जो हिंदी और उर्दू साहित्य का बहुत अच्छा ज्ञान रखते थे और कहानियाँ लिखा करते थे। और इनका नाम तो था धनपत राय श्रीवास्तव, लेकिन मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी ये विख्यात थे और दरोगा राय के नाम से भी ये लिखा करते थे। तो प्रेमचंद का लेखन जो है भारतीय समाज, विशेष रूप से ग्रामीण जीवन और उसके सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित है। उनकी कृतियाँ यथार्थवाद की मिसाल और सामाजिक बुराइयों को उजागर करती हैं। प्रेमचंद की बहुत सारी रचनाएं हैं। उपन्यास में गोदान, गबन, कर्मभूमि, सेवा सदन। तो गोदान भी मैंने सुनाया है कल, और आज मैं गबन सुना रही हूँ और इसके बाद भी कर्मभूमि और सेवा सदन है, उसे भी मैं ज़रूर सुनाऊंगी। कहानी का संग्रह है मानसरोवर, ईदगाह, कफन। ईदगाह मैंने सुना दिया, शायद कफन भी अपलोड किया था, हुआ नहीं, फिर से कहूँगी उसे। और गबन का सारांश देख लेते हैं कि पृष्ठभूमि और कथानक इसका क्या है। गबन का कथानक भारतीय समाज में नैतिकता और पारिवारिक मूल्यों के पतन के इर्द गिर्द घूमता है कि अगर परिवार में लालच घुस जाए, छोटी छोटी लालसाओं के पीछे अगर परिवार परेशान हो जाए, तो इंसानों का जो नैतिक विचारधारा है, चरित्र है, उसका पतन हो जाता है, नैतिक पतन हो जाता है उसका। और प्रेमचंद ने इसे विशेष रूप से मध्यम वर्गीय समाज के लालच और आडंबर को उभारा है। आडंबर क्या है? आडंबर है कि कहीं किसी काम में जाते हैं आप, शादी विवाह में जाते हैं, किसी जगह मंडली में जाते हैं, तो एक स्त्रियों में खासकर दिखावे की प्रवृत्ति होती है। थोड़ा एक साड़ी पहन के वह फिर दूसरी साड़ी ही पहनकर दूसरी जगह जाना चाहती हैं। ये मैं स्त्री हूँ, नारी हूँ, इसके आधार पर भी मैं बोल रही हूँ। अब मैं किसी को भी लांछित नहीं कर रही हूँ, मैं अपने को ही उदाहरण के तौर पे रख के बता रही हूँ आपको कि स्त्रियों में एक भाव होता है, जब तक उनकी चेतना इतनी जागृत नहीं होती है कि ये झूठे आडंबर से वह ऊपर उठ पाए,
तब तक उनके अंदर यह रहता है कि नहीं, ये साड़ी पहननी है, ये गहना पहनना है, ये नया खरीदना है, पुराना देख लिया है लोगों ने। तो इससे, इस आडंबर से घर के मालिक जो कमाने वाले होते हैं, जो ब्रेड अर्नर जिनको कहते हैं, जो मेहनत करके और ईमानदारी से पैसे कमाते हैं और पूरे परिवार का भरण पोषण करते हैं, उन पर एक दबाव बढ़ता जाता है। और दबाव जब बढ़ता है तो जब जो उचित मूल्य मिलता है उनके कार्य का, उसमें यह पूर्ण नहीं हो पाता है और तब उन्हें गलत कार्य की ओर ढकेला जाता है और ढकेले जाते हैं, खुद भी उधर आकर्षित होते हैं कि अगर सही तरीके से कमाए गए पैसे से यह आडंबर और लालसा व इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही है, तो निश्चित है कि गलत तरीके से कमाए पैसे का ही रास्ता निकालना पड़ेगा, गलत तरीके से कमाए पैसे से करना पड़ेगा। उसके लिए क्या कर सकते हैं, हर जगह पैसे का लेन देन बहुत ज़्यादा होता है। कोई भी संस्था, कोई भी ऑफिस, कोई भी हर जगह ट्रेजरी होती है, सब जगह पैसे होते हैं और कुछ पैसे जब निकाले जाते हैं तो उसके लिए स्लिप बनाकर जमा किया जाता है, रसीद बनाकर जमा किया जाता है। जब मन में पाप आ जाता है, गबन हो जाता है, गबन करने का मन होता है, तो उसमें जाली रसीद बनाया जाता है और फाइल में रख दिया जाता है और पैसे निकालकर गलत लालसा को पूरे बड़े आडंबर की पूर्ति के लिए पैसा वह खर्च किया जाता है। तो ये ऐसा ही कुछ था और इसमें प्रेमचंद ने समाज की आर्थिक और नैतिक दुर्दशा का बहुत ही बढ़िया चित्रण किया है। इसका मुख्य पात्र कौन है? रमेश। रमेश जो है कहानी का नायक, एक सीधा साधा और भोला भाला युवक। जालपा रमेश की पत्नी है जो आभूषणों के प्रति लालसा रखती है। आम स्त्रियों की तरह उसके मन में भी आभूषणों की लालसा थी। और चंद्रभान रमेश का मित्र जो उसे गलत रास्ते पर ले जाने से रोकता है। कहते हैं कि सही मित्र जो होगा वह आपकी बुराइयों को ढूंढ कर निकाल देगा और आपको गलत मार्ग पर जाने से रोकेगा, लेकिन अगर आपने मित्र का चुनाव सही नहीं किया है तो वह आपको गलत मार्ग पर ढकेल देगा और अवनति की ओर जाना पड़ेगा आपको और आपकी उन्नति वहीं अवरुद्ध हो जाएगी और अंततः आपको सजा भी मिल सकती है। रामनाथ सहायक पात्र है जो कहानी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ये तो शॉर्ट फॉर्म में मैं बता रही हूँ, इसलिए इतना डिटेल वीडियो में नहीं बता पाऊँगी क्योंकि आप आधे घंटे से ज़्यादा का वीडियो नहीं बना सकते, फिर अपलोड होने में बहुत दिक्कत होती है। तो कहानी का विस्तृत वर्णन देख लेते हैं। कहानी की शुरुआत क्या है? रमेश एक सीधा साधा युवक है जो ईमानदारी और आदर्शों में विश्वास करता है। उसका विवाह जालपा नाम की युवती से होता है। जालपा एक साधारण लड़की है लेकिन उसे आभूषणों का बहुत शौक है। यह तो बिल्कुल आम बात है, महिलाओं का सबसे बड़ा शौक होता है आभूषण और नए वस्त्र, सुंदर वस्त्र। वह हमेशा लेना चाहती हैं और पहनना चाहती हैं। शायद पहनते लेते उनमें थोड़ा दिखावा का भाव भी आ जाता है जो कि समय के अनुसार अनुचित नहीं है, लेकिन अगर चेतना का स्तर बढ़ा लिया जाए तो यह सब बहुत तुच्छ चीजें लगती हैं। यह शौक उसकी माँ के द्वारा प्रेरित था क्योंकि उसकी माँ ने भी गहने कपड़े को बहुत बल दिया था। माता बेटी के अंदर अच्छी भावना का प्रसार करना छोड़ कपड़े और गहनों के महत्वता को बताया था और इससे बेटी ने कुछ अच्छी बातें सीखी या ना सीखी, लेकिन ये दो बातें उसके मन में माँ की छाप पड़ गई और इसके कारण वह बिल्कुल ललायित रहती थी और हमेशा नए नए कपड़े, नए नए गहने लेने का मन रहता था और वह उसके लिए जिद करती थी अपने पति से। यह शौक उसकी माँ के द्वारा ही प्रेरित था जिसने उसे बचपन से आभूषणों की महत्वता सिखाई थी। शादी के बाद रमेश और जालपा के बीच का संबंध बहुत मधुर था, लेकिन धीरे धीरे जालपा की आभूषणों की मांग रमेश के लिए बोझ बनती जा रही थी। रमेश की आय सीमित थी और वह अपनी पत्नी की इच्छाओं को पूरी करने में असमर्थ था।
गबन का आरंभ कैसे हुआ? जालपा की इच्छाओं को पूरा करने के लिए रमेश अपने कार्यालय के पैसे का गबन करता है। कार्यालय में पैसे का लेन देन होता है, पैसे रहते हैं, जमा अकाउंट में रहते हैं, ट्रेजरी में रहते हैं, और किसी कार्य के लिए, ऑफिस के किसी कार्य के लिए निकालना पड़ता है। निकालने के लिए उसे उसमें उसका कारण और एक स्लिप डाला जाता है कि इतने पैसे निकाले, इसका इस हेतु निकाले, इस मद में निकाले। लेकिन गलत मद में गलत खर्चे को दिखाकर वह निकालने लगा और गबन करने लगा, और वह गबन उसकी पहली गलती थी। लेकिन एक बार उसने गबन किया, जालपा की इच्छाओं को पूरा करने के लिए रमेश ने अपने कार्यालय के पैसे का गबन किया। यह गबन उसकी पहली गलती थी, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनती गई कि वह बार बार इस कार्य के लिए मजबूर हो गया। जालपा को इस बात की जानकारी नहीं होती कि रमेश उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नैतिकता का उल्लंघन कर रहा है। नैतिक पतन जब होता है तो इंसान भूल जाता है कि उसे क्या करना है और कैसे उसका धर्म बचा रहेगा, कैसे उसका सम्मान बचा रहेगा। आभूषणों की चाहत और रमेश का गबन इस कहानी का केंद्रीय बिंदु बन जाते हैं। प्रेमचंद ने इसे बड़े ही गहराई से दिखाया है कि कैसे एक छोटे से लालच का परिणाम बड़े संकट के रूप में आता है। तय है कि गबन होगा, उसकी जांच होगी, और जांच में जब निकलेगा तो जो गबन कर रहा है उसको सजा मिलेगी, उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। सामाजिक और नैतिक पतन। रमेश का गबन धीरे धीरे सामने आने लगा। उसके मित्र चंद्रभान और अन्य लोग उसके इस कृत्य को बढ़ावा देते थे, क्योंकि हिस्सेदारी उन लोगों की भी होती थी। वह पैसे निकालता था और सबको थोड़ा थोड़ा बांटता था और थोड़े अपने साथ ले जाता था। उससे अपनी पत्नी की लालसा की पूर्ति करता था। लेकिन दोष किसका हो गया? रमेश का हो गया, क्योंकि वो निकालता वही था पैसा। तो चंद्रभान और अन्य लोग उसके इस कृत्य को बढ़ावा देते थे। चंद्रभान जैसे पात्र समाज के उन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो नैतिकता और ईमानदारी के मार्ग से भटक जाते हैं। ईमानदारी और नैतिकता सबसे बड़ा धन है, संतोष सबसे बड़ा धन है। अगर इन चीज़ों का साथ छूट गया तो निश्चित ही गबन होगा और बेईमानी होगी, और अंततः बेईमानी खुल जाएगी, पता चल जाएगा लोगों को, कानूनी तौर पर भी इसकी जांच होगी और सजा होगी। प्रेमचंद ने यहाँ दिखाया है कि कैसे सामाजिक परिवेश और दबाव व्यक्ति को गलत राह पर ले जा सकते हैं। रमेश जो मूल रूप से एक ईमानदार व्यक्ति था, परिस्थितियों का शिकार हो जाता है, और घर की ऐसी परिस्थिति होती है कि हर बात को आप लड़ के नहीं दबा सकते हैं, डांट कर डपट कर परिवार को नहीं दबाया जा सकता है। उससे और विद्रोह बढ़ता है तो घर की शांति भंग होती है, और जब दिन भर काम करके थक हार कर आदमी घर आता है तो उसे घर में सुकून चाहिए होता है, जो ख़त्म हो जाता है इस तरह से। तो कुछ यह भी कारण होता है कि चलो शांत रहे और घर के कामकाज ठीक से करे, इच्छा है पूरी हो जाए, भले ही ना कमाते हों किसी तरह से पूरे कर दें। लेकिन यह गलत मार्ग है। बिल्कुल पहली बार के लालच को और पहली बार के बेईमानी को रोक दे इंसान तो ज़िंदगी भर अच्छा रह सकता है। जालपा का परिवर्तन होता है। कहानी के दौरान जालपा को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे समझ में आता है कि उसकी आभूषणों की लालसा ही रमेश के पतन का कारण बनी। जालपा का यह आत्मबोध कहानी का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। जालपा भी बुरी महिला नहीं थी, लेकिन लालच था, शौक था बहुत ज़्यादा, लालच से ज़्यादा शौक था, और लालच इसे नहीं कह सकते हैं। उसकी अपेक्षा अपने पति से थी, और वह ये नहीं जानती थी कि उसकी अपेक्षाओं को पूरी करते करते रमेश किस दलदल में धंसता जा रहा है, और उसका चारित्रिक पतन हो रहा है, उसका नैतिक पतन हो रहा है। जब उसे पता चलता है तो उसे बहुत ही ग्लानि होती है, और वह अपने आप को बदलने का प्रयास करती है, और वह रमेश को नैतिकता और ईमानदारी के मार्ग पर वापस लाने की कोशिश करने लगती है। कहानी का चरमोत्कर्ष क्या है? रमेश का गबन उजागर हो जाता है, यह तो तय था, और
वह कानूनी पचड़े में फंस जाता है। उसे समझ में आता है कि उसका यह कार्य न केवल उसकी नैतिकता बल्कि उसके परिवार की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचा रहा है। यहाँ प्रेमचंद ने दिखाया कि नैतिकता से भटकने का परिणाम कितना भयावह हो सकता है। रमेश की दुर्दशा हम सभी श्रोताओं, पाठकों और कहने वालों सबको यह संदेश देता है कि लालच और आडंबर का अंत हमेशा दुखद होता है। आपके पास अगर पुराने कपड़े हों, आप उन्हें साफ करके पहने। किसी को ज़रूरत नहीं है, किसी को इतना वक्त नहीं है कि वो आपके कपड़े का ध्यान करें। हाँ, जहाँ बहुत ज़रूरी है, जहाँ आपको अप टू डेट होके जाना होता है, कार्यालय है, ऑफिस है, स्कूल है, उन सब जगहों का एक ड्रेस कोड होता है, उसको साफ करके इस्त्री करके पहन के जा सकते हैं। हर रोज़ नए कपड़े पहनना ज़रूरी भी नहीं है और संभव भी नहीं है। इस तरह से हज़ारों कपड़ों की गांठ आपके घर में बन जाएगी, उसके लिए फिर जगह नहीं बचेगा। इस तरह से आप पुराने कपड़ों को देखकर दुखी ना हो, आत्मग्लानि से परेशान ना हो कि मेरे पास नए कपड़े नहीं हैं। हर मौके के लिए नए कपड़े नहीं हैं। अगर आपने कभी हाल साल में ख़रीदा है, उसे फिर आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं, तिबारा भी यूज़ कर सकते हैं। किसी को वक्त नहीं है कि आपके कपड़े की गिनती करने बैठ जाए। सब अपनी अपनी ज़िंदगी में, अपनी अपनी उलझनों में, अपने आप को अप टू डेट रखने में बिता रहे हैं। और जो शिक्षित हैं और जो अध्यात्म की ओर जा रहे हैं, जो चेतना का विकास करने में लगे हैं, उन्हें तो फुर्सत ही नहीं है कि आपने क्या पहना है और आप क्या खाकर आ रहे हैं। ये सब बिल्कुल अलग चीज़ है। अगर वास्तव में आवरण देना है तो आत्मा को दें, सही वस्त्र पहनाएं और सोच के वस्त्र को से आवृत करें और ज्ञान से भरें अपने मस्तिष्क को, दया से अपने मन को भरें, ताकि हर जगह आपकी पहचान हो। आपको अपना परिचय देने की ज़रूरत नहीं हो। आपको देखते ही लोग आपको पहचानने लगे और आपको सम्मान दें। कहानी का अंत देख लेते हैं। कहानी के अंत में रमेश को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपने किए की सजा भुगतने के लिए तैयार भी हो जाता है। जालपा भी अपने आभूषणों की लालसा को त्याग देती है और रमेश का साथ देती है। प्रेमचंद ने इस कहानी का अंत सकारात्मक रूप से किया। कभी कभी किसी किसी कहानी का अंत दुखद भी होता है। यह सुखद अंत है कि उसमें जालपा को बुद्धि आ गई और गबन का पता चला तो वह सजा भी भुगतने के लिए तैयार हो गया। उससे बचा नहीं, भागा नहीं, फरार नहीं हुआ। और तो यह बहुत ही सुखद अंत है। कुछ दिनों के कारावास को काटकर जब रमेश वापस आएगा तो उसकी पत्नी को फिर उसके जाने से जो एक बीच में खालीपन का एहसास होगा, वह उसे फिर उसे जीवन भर याद रहेगा और कभी भी वह उसे गलत रास्ते पर जाने के लिए प्रेरित नहीं करेगी और खुद भी बहुत दिखावे की ज़िंदगी में की तरफ नहीं ध्यान देगी और जो नैतिक मूल्य है, चारित्रिक मूल्य है, उसका महत्व समझ में आएगा उसको। फिर परिवार बढ़िया से चलेगा जीवन उसका। तो गबन का मुख्य विचार जो है, हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि एक प्रेमचंद ने इस कहानी का अंत सकारात्मक रूप में किया, जहाँ रमेश और जालपा दोनों अपने अतीत से सीखते हैं और एक नई शुरुआत करने का फैसला करते हैं। नई जिंदगी की एक शुरुआत होती है, उसको अच्छे तरीके से शुरू करने का। जैसे हम लोग हर साल जनवरी में एक नया फैसला लेते हैं, एक नया संकल्प लेते हैं कि इस साल हमें ये काम करना है, अपने हेल्थ के प्रति कॉन्शियस रहना है, इतने किलोमीटर चलना है, कम से कम 5 किलोमीटर चलना है। और मोटापा जो बढ़ाता है, मोटापा कई बीमारियों का कारण है, तो मोटापा जो बढ़ाता है उन भोजन का परित्याग करना है, जंक फूड से बचना है और ज़्यादा तेल घी से तले हुए और ज़्यादा मिठास से भी बचना है। वाणी में मिठास रखें और वह बोलने से आएगा। चीनी की मिठास ना अपनाएं, उससे हानि होती है। तो गबन का मुख्य विचार और संदेश, लालच का दुष्परिणाम। कहानी यह संदेश देती है कि लालच, चाहे वह धन का हो या आभूषणों का, व्यक्ति को नैतिकता के मार्ग से भटका सकता है। नैतिकता और ईमानदारी। प्रेमचंद ने दिखाया कि ईमानदारी और नैतिकता का पालन करना ही सच्चा जीवन है।
परिवार और समाज। कहानी में यह संदेश भी छिपा है कि पारिवारिक रिश्ते और समाज की अपेक्षाओं के बीच संतुलन करना बहुत जरूरी है। बात माने, लेकिन उतनी ही माने जहां आपका नैतिक सम्मान बचता हो, सामाजिक सम्मान बचता हो। आपका चारित्रिक पतन हो जाए, इतनी बात परिवार की भी ना माने और उन्हें समझाएं, उन्हें सिखाएं। हो सकता है कि उनको उनकी आयु कम होने के कारण उनकी अपेक्षाएं बड़ी हो, समझदारी कम हो, तो उन्हें समझाएं, सिखाएं। जो आपसे छोटे हैं और जो नहीं समझ रहे हैं आपकी तरह जो बुद्धिमान नहीं हैं, उन्हें बताएं। बच्चे बहुत महंगे महंगे खिलौनों की जिद कर देते हैं और माता पिता के पास पैसे नहीं होते हैं। उस स्थिति में क्या करना चाहिए? स्थिति बतानी चाहिए बच्चों को और जो सबसे ज़रूरी है वही करना चाहिए। बहुत महंगे खिलौने पाकर भी बच्चे का बचपन गुजरता है, बिना खिलौने का भी बचपन गुजरता है। हाँ, थोड़ी तकलीफ़ होती है, मानसिक तकलीफ़, क्योंकि बच्चे की मनोदशा बहुत छोटी होती है उस समय। वह परिवार की परेशानियों को नहीं जानता है, लेकिन उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप अगर परेशान हो रहे हैं तो उसे समझाएं कि ये सब करने में थोड़ी परेशानी, क्योंकि बच्चों का क्या है, आज आप एक खिलौना दिला दीजिए, कल दूसरा लेंगे, परसों तीसरा लेंगे। उनकी मांग बढ़ती जाएगी और उन्हें पता नहीं चलेगा कि उनके पिता किस स्वभाव में है या कहाँ से ला रहे हैं। और परिवार और पत्नी में खर्च बढ़ते जाते हैं। साड़ी लेना है, कपड़े लेने हैं, जेवर लेना है, कार लेना है, अच्छा मकान लेना है, डेकोरेशन अच्छी होनी चाहिए, लेकिन कमाने वाले पर जो यह दबाव होता है वह उसके ईमानदारी और चरित्र पर प्रहार करता है, जो नहीं होना चाहिए। स्त्रियों का आत्मबोध। परिवार समाज के बीच संतुलन तो जरूरी है। स्त्रियों का आत्मबोध। जालपा के चरित्र के माध्यम से प्रेमचंद ने यह दिखाया कि महिलाओं को अपने निर्णयों और इच्छाओं के प्रति सतर्क रहना चाहिए। स्त्रियों से भी यह अनुरोध है कि वह अपनी इच्छाओं के लिए अपने गार्जियन पर, अपने पति पर, अपने पिता पर ऐसा नाजायज़ दबाव न डालें कि उनको परेशानी हो और उनका जो जीवन निर्बाध गति से चलता जा रहा है उसमें उन्हें ज़्यादा संघर्ष करना पड़े और कुमार्ग पर जाना पड़े। विश्लेषण देख लीजिए। प्रेमचंद का उपन्यास गबन जो है भारतीय समाज के नैतिक पतन और आर्थिक असमानता का आईना है। इसमें उन्होंने दिखाया है कि कैसे छोटी छोटी इच्छाएं और लालच व्यक्ति के जीवन को नष्ट कर देते हैं। उनकी भाषा सरल और प्रवाहपूर्ण है, एकदम बिल्कुल आम लोगों की भाषा। हम लोग जो बात करते हैं, हम लोग ऐसी बात करते हैं कि आपको लगेगा कि आपके घर की महिला आपसे बात कर रही है। ऐसा ही होना चाहिए। हम लोगों की जो भाषा है वो हिंदी है, खड़ी हिंदी भी है और मिक्स हिंदी भी है, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में भी अगर क्षेत्रीय भाषा का पुट हो जाता है, इसमें कुछ गलत नहीं है। आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। हम लोग जनरली इधर के लोग हम जैसे बहुवचन में प्रयोग होता है तो हम बहुवचन एक से अधिक लोगों के लिए प्रयोग होता है, लेकिन हम लोग ऐसे ही बात करते हैं कि हम खाए, हम गए। तो ये क्षेत्रीय भाषा है। अगर शुद्ध हिंदी बोलनी होगी तो मैं कहूँगी कि मैंने खाया, मैं खाती हूँ, मैं खाऊंगी। लेकिन ऐसा भी समझने वाले बहुत लोग हैं, और क्षेत्रीय भाषा में जब बात करते हैं तो आपको लगेगा कि नहीं, बातें हो रही हैं लेकिन घर के परिवार के एक सदस्य से बातें हो रही हैं। तो निष्कर्ष देखिए, प्रेमचंद का गबन न केवल एक कहानी है बल्कि एक समाज शास्त्रीय दस्तावेज है जो नैतिकता, पारिवारिक मूल्य और समाज के आर्थिक ढांचे पर गहराई से विचार करता है। यह पाठकों को जीवन में ईमानदारी और नैतिकता के महत्व का एहसास कराता है और लालच के दुष्परिणामों से आगाह करता है, पहले बताता है। इनकी शैली जो है, गबन में इनकी लेखन शैली जो है, उनके यथार्थवादी दृष्टिकोण और उनकी सामाजिक चेतना का प्रमाण है। यह उपन्यास हिंदी साहित्य के अमूल रत्नों में से एक है। मैंने कुछ सुनाने की कोशिश की है, कुछ पढ़ा है, कुछ बताया है। तो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें। मुझे बहुत अच्छा लगा कमेंट किया आप लोगों ने, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।